हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपके MPS 003 यानी कि डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इसके अंदर हम उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं और आने वाले एग्ज़ाम में वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपका MPS 003 का जो पेपर है वो आने वाला है। चाहे आप फर्स्ट ईयर में हैं, चाहे आप सेकंड ईयर में हैं, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको MA पॉलिटिकल साइंस दोनों ईयर्स के जो पेपर्स हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स, चलते हैं हमारे पहले टॉपिक पे। जो हमारा आज का पहला टॉपिक है उसके अंदर आपको बात करनी है जुडिशियल रिव्यू के बारे में, कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो क्या होता है और किसके द्वारा किया जाता है। जुडिशियल रिव्यू क्या होती है? देखो स्टूडेंट्स, जो हमारी न्यायपालिका है यानी कि जो हमारा क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर है। क्या पावर है? कि जो भी हमारी कार्यपालिका कार्यपालिका, विधायिका, ये सारे जो नेता हैं हमारे, ये मिलकर जो भी कानून बनाते हैं उस कानून की समीक्षा करता है। वो क्या करता है? चेक करता है कि वो कानून संविधान के अनुरूप है या नहीं है। सरकार के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून कैसा, उसकी संवैधानिकता पे क्या रखता है, उसका आकलन करता है कि अगर कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसने कोई ऐसा कानून बना दिया जो हमारे संविधान के खिलाफ है। उसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू की पावर, जो कि हमारे कोर्ट्स के पास होती है। जुडिशियल रिव्यू is the power of courts to assess the constitutionality of legislative acts, executive actions and administrative decisions। तो जितने भी विधायी कार्य, कार्यकारी कार्य और प्रशासनिक निर्णय हैं, उन सब की संवैधानिकता का जो आकलन है वो जुडिशियल रिव्यू के द्वारा किया जाता है। जुडिशियल रिव्यू जो है वो एक तरह का क्रूशियल मैकेनिज्म है इन मेंटेनिंग द रूल ऑफ लॉ। किस चीज़ को ये मेंटेन करता है? कानून के शासन को मेंटेन करने के लिए जो जुडिशियल रिव्यू है वो इम्पॉर्टेंट है। एंड इट ऑल्सो एंश्योर्स दैट गवर्नमेंटल एक्शंस कन्फर्म टू द कॉन्स्टिट्यूशन। साथ ही साथ ये क्या एंश्योर करता है कि जो सरकार के एक्शंस हैं वो हमारे संविधान के अनुरूप हों। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि जुडिशियल रिव्यू आखिर है क्या, किसकी पावर है और क्या करने की पावर है। अब हम चलते हैं आगे, जिसके अंदर हम जुडिशियल रिव्यू के सिग्निफिकेंस की बात करेंगे। एग्ज़ाम के अंदर या तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ जुडिशियल रिव्यू, राइट इट्स सिग्निफिकेंस, या फिर आपसे पूछा जाएगा सिंपली आपको शॉर्ट नोट लिखना होगा जुडिशियल रिव्यू के ऊपर। स्टूडेंट्स, जो जुडिशियल रिव्यू है ये करता है प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनका संरक्षण करता है। जुडिशियल रिव्यू एंश्योर्स दैट फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स आर प्रोटेक्टेड बाय इनवैलिडेटिंग लॉज एंड एक्शंस दैट इन्फ्रिंज अपॉन दीज राइट्स। यानी कि यदि कोई ऐसा कानून बना दिया आपकी कार्यपालिका और विधायिका ने जो कि हमारे मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, तो उस चीज़ की समीक्षा हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारे हाई कोर्ट्स वगैरह कर सकते हैं, जो कि क्या होगा, चेक करेगा कि जो लॉज और एक्शंस हैं कहीं उसमें हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। तो ये क्या करता है? मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। न्यायिक समीक्षा यह सुनिश्चित करती है कि व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हो, कानूनों और कार्यों को अमान्य करके जो इन अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। तो यानी कि जो हमारा न्यायालय है वो क्या करेगा? ऐसे कानूनों को अमान्य ठहरा देगा जो हमारे मौलिक अधिकारों का क्या करते होंगे? उल्लंघन करते होंगे। तो ये था सिग्निफिकेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू। उसके बाद ये चेक लगाता है ऑन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स, यानी कि जो विधायी और कार्यकारी शक्तियां हैं उनके ऊपर क्या लगाता है? एक तरह का चेक लगाता है।
सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ये भी पता होने चाहिए कि जो हमारी सरकार है वो 3 उसमें बटी होती है। सरकार के जो 3 आपके मेन कंपोनेंट्स हैं वो क्या-क्या होते हैं। एक होता है आपका लेजिस्लेटिव, ठीक है। क्या होता है? लेजिस्लेटिव, जिसे हम क्या कहते हैं? विधायिका कहते हैं, ठीक है, जिसमें आपके सारे विधायक आते हैं। एक होता है आपका क्या? एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव जिसे हम क्या कहते हैं? कार्यपालिका। एंड जो आपका थर्ड है वो आपको पता है, थर्ड है हमारा जुडिशियरी, जुडिशियरी यानी कि आपका न्यायपालिका। तो जो न्यायपालिका है वो क्या होती है स्टूडेंट्स? न्यायपालिका स्वतंत्र होती है अपने कामों में, यानी कि जो न्यायपालिका है उसके कामों को विधायी और कार्यकारी जो शक्तियां हैं वो उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती, पर न्यायपालिका इन दोनों के कामों में इंटरफेयर कर सकती है। तो इस वजह से जो न्यायपालिका है, हमारी जुडिशरी है, वो चेक लगाती है इनकी पावर्स के ऊपर, लेजिस्लेचर की और एग्जीक्यूटिव की, और प्रिवेंट करती है किस चीज़ से? कि कहीं वो अपनी पावर्स का अब्यूज़िव यूज़ ना करें और आर्बिट्रेरी डिसीजंस ना लें। तो यह विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों पर नियंत्रण के रूप में कार्य करता है। शक्ति के दुरुपयोग और मनमाने निर्णय लेने से उन्हें रोकता है कि वो अपने मनमाने निर्णय ना लें। साथ ही साथ यह करता है संविधान की रक्षा। सो जुडिशियल रिव्यू अपहोल्ड्स द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें किस चीज़ की बात कही जाती है? संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने की बात की जाती है। बाय एंश्योरिंग दैट all laws and governmental actions are in accordance with the constitutional provisions। ये क्या इंश्योर करता है? जितने भी कानूनी और सरकारी कार्य हैं वह संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो इस तरह से यह संविधान की रक्षा करता है, संविधान की सर्वोच्चता को बना के रखता है, यानी कि इट अपहोल्ड्स द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय एंश्योरिंग दैट ऑल लॉज एंड गवर्नमेंटल एक्शंस आर इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। अब हम बात करेंगे इंडिया में जुडिशियल रिव्यू की। सो इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 13, 32, 131, 136, 143, 226 एंड 246। ये सारे के सारे क्या हैं? आपके आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 13 इसमें इम्पॉर्टेंट है, प्रोवाइड द बेसिस फॉर जुडिशरी पावर। इसके अंदर सारी की सारी जुडिशरी की पावर है, और आर्टिकल 13 में सिर्फ जो उसकी जुडिशियल रिव्यू करने की पावर है वो दी गई है। टू रिव्यू लॉज एंड एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि जो आपकी जुडिशरी है, जो आपकी क्या है? न्यायपालिका है, वो गवर्नमेंट के एक्शंस को रिव्यू कर सकती है। द सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स हैव द अथॉरिटी टू स्ट्राइक डाउन लॉज एंड एक्शन दैट वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे जो आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हैं, दे हैव द अथॉरिटी टू स्ट्राइक डाउन, किसको क्या कर सकते हैं? डाउन कर सकते हैं लॉज एंड एक्शंस को जो वायलेट करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। अब हम बात करेंगे एक लैंडमार्क केस की, जो कि केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस है। इसके अंदर बात हुई थी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की। सो स्टूडेंट्स, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? अगर कोई कानून संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है तो उसके अंदर क्या है? चेंजेस नहीं हो सकते, ठीक है। किसका पार्ट है? संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि वो तो उसके मूल रूप में था ही, जैसे कि हमारे मौलिक अधिकार हो गए, या जैसे कि और भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप संविधान से हटा नहीं सकते, क्योंकि वो तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है। तो ये बात हुई थी केशव नंदा भारती बनाम केरल राज्य के केस में, जिसमें कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिन्हें अमेंडमेंट के द्वारा भी बदला नहीं जा सकता। इस मामले में संविधान की मूल संरचना सिद्धांत स्थापित किया गया, जिसमें कहा गया कि संविधान की क्या है? कुछ मौलिक विशेषताएं हैं जिनमें संशोधन द्वारा बदलाव नहीं किए जा सकते। मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक केस है, जिसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने रीअफर्म किया द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को एंड स्ट्रक डाउन अमेंडमेंट्स दैट वायलेटेड इट्स प्रिंसिपल्स। इसके अंदर भी जो अमेंडमेंट्स किए गए थे इस केस के अंदर, उन अमेंडमेंट्स को क्या किया था? सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था, ठीक है, निरस्त कर दिया था, यानी कि इन अमेंडमेंट्स को जिन्होंने संविधान के जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हें वायलेट किया था।
नाउ स्टूडेंट्स हम बात करेंगे अपने दूसरे टॉपिक की, जिसके अंदर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ग्रांटेड टू इंडियन सिटीजन्स, कि जो भारतीय नागरिक हैं उन्हें संविधान के द्वारा कौन कौन से राइट्स प्रदान किए गए हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ग्रांटेड टू इंडियन सिटीजन्स, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू इट्स सिटीजन्स। जो भारत का संविधान है वो क्या करता है, वो अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है। यानी कि जो हमारा संविधान है वो हमें प्रदान करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स टू प्रोटेक्ट आर डिग्निटी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, हमारी गरिमा, स्वतंत्रता और समानता को प्रोटेक्ट करने के लिए। दीज राइट्स आर एनश्राइंड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे संविधान के पार्ट 3 के अंदर लिखे गए हैं। आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 है, जो कि हमारे मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है। और जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो न्यायपालिका के द्वारा एनफोर्स किए जाते हैं। यानी कि यदि मेरे मौलिक अधिकार का हनन होता है तो मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकती हूँ, मुझे किसी पुलिस वाले के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं है। अब हम बात करेंगे अपने की कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की, जिसमें कि हमारा सबसे पहला जो अधिकार है वो है राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जो है वो राइट टू इक्वालिटी के बारे में है। उसमें अलग अलग तरह की इक्वालिटी की बात की गई है, जैसे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। क्या कि जो भेदभाव हो रहा है इन सारी चीज़ों के कारण उस पर प्रोहिबिशन लगा दिया जाएगा, उसको क्या कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। एंड द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड टाइटल्स, जो लोग हैं अपने आगे टाइटल्स जो लगा लेते थे पहले कि ये वहाँ के नवाब हैं, ऐसे करके जो टाइटल्स लगा लेते थे, वो टाइटल्स को भी क्या कर दिया गया था, राइट टू इक्वालिटी वाले के अंदर अबॉलिश कर दिया गया है। सो हम बात कर रहे हैं अपने समानता के अधिकार की। इसमें कानून के समक्ष समानता, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध और अस्पृश्यता और उपाधियों का उन्मूलन शामिल है। अब हम बात करेंगे अपने राइट टू फ्रीडम की, यानी कि हमारे स्वतंत्रता के अधिकार की। सो स्टूडेंट्स, जो हमारा राइट टू फ्रीडम है इसके अंदर कई तरह की फ्रीडम्स आती हैं, जैसे कि स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, बात करने की, असेंबली बनाने की, एसोसिएशन करने की, एसोसिएशंस बनाने की, देश में यहाँ वहाँ मूव करने की, घर लेने की, प्रोफेशन करने की, ये सारी की सारी फ्रीडम्स हैं हमारी। इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस एंड प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू फ्रीडम के अंदर ही हमारा राइट टू लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का राइट भी आता है। सो इसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा, संघ, आंदोलन, निवास और पेशे की स्वतंत्रता शामिल है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा भी शामिल है। उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 23 से 24 की। इसके अंदर बात होती है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि कोई भी हमारी मानव तस्करी नहीं कर सकता, ज़बरन हमसे श्रम नहीं करवा सकता, और जो बच्चे हैं उन्हें खतरनाक जो परिस्थितियां हैं वहाँ पे जो बच्चे हैं वो जाके वहाँ पे उन्हें काम पे हम नहीं लगा सकते। ठीक है, यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है प्रोहिबिट करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, फोर्स लेबर को, ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हैजार्डस कंडीशंस, यानी कि जो बच्चे हैं वो खतरनाक परिस्थिति में काम नहीं करेंगे, वो आपके राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर आता है, यानी कि अनुच्छेद 23 से लेकर 24 के अंदर। उसके बाद बात करेंगे हम राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की, जो कि हमारे आर्टिकल 25 से 28 में दी गई है। दीज राइट्स एंश्योर फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, यानी कि अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। हम अपने रिलीजन को प्रोपेगेट कर सकते हैं, अपने रिलीजन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी पंजाबी स्कूल में पढ़ते होगे तो वहाँ पर सुबह आपसे पंजाबी में प्रेयर करवाई जाती है, तो ये उनका फंडामेंटल राइट है कि वो अपने रिलीजन को प्रोपेगेट कर सकते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड फॉर फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन और प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन,
लेकिन यहाँ पर टैक्स, अगर कोई ये कहता है आपसे कि आप अपने हिंदू धर्म को बढ़ाने के लिए इतना टैक्स पे करो, तो यहाँ पे कोई आपसे ज़बरदस्ती धर्म का बढ़ावा देने के लिए टैक्स नहीं ले सकता। एंड प्रोहिबिट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन, साथ ही साथ जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर कोई ऐसी प्रेयर नहीं कराई जा सकती जो कि रिलीजन से रिलेटेड हो। सो स्टूडेंट्स, ये अधिकार अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। वे किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों से मुक्ति और सरकारी वित्त पोषित संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर भी रोक लगाते हैं। जो भी संस्थान सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, सरकार उन्हें फंड देती है, वहाँ पर किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। अब हम बात करेंगे हमारे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की, जो कि आर्टिकल 29 से 30 के अंदर आते हैं। सो स्टूडेंट्स, दीज राइट्स प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। जो भी हमारे अल्पसंख्यक लोग हैं, ये राइट्स उन लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं बाय अलाउइंग दैम टू कंजर्व देयर कल्चर, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। ये उन्हें अलाउ करते हैं कि वो क्या करें, अपने कल्चर को प्रिजर्व करें, अपनी लैंग्वेज को और अपनी स्क्रिप्ट को आगे बढ़ाएं। एंड ऑल्सो इट ग्रांट्स दैम द राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। और वो चाहें तो अपने हिसाब से अपने शैक्षणिक संस्थान भी खोल सकते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको हमारे देश में मदरसे और पंजाबी स्कूल्स दिखेंगे, जो कि माइनॉरिटीज़ के स्कूल्स हैं, जहाँ पे माइनॉरिटी शिक्षा दी जाती है। उसके बाद जो आर्टिकल 32 है, वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। इसे संविधान की हार्ट एंड सोल डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर ये ही नहीं होगा तो बाकी के जो राइट्स हैं वो सारे के सारे आपके बेकार हो जाएंगे। So this is a fundamental right that allows individuals to approach the Supreme Court or High Court to seek enforcement of other fundamental rights। यानी कि यदि मेरे बाकी के फंडामेंटल राइट्स में से किसी का हनन हो जाता है, तो इस अधिकार के तहत मैं जा सकती हूँ सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। तो इसीलिए BR अम्बेडकर ने इसे हृदय और आत्मा कहा था। सो यह एक ऐसा मौलिक अधिकार है जो व्यक्तियों को अन्य मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों से संपर्क करने की अनुमति देता है। नाउ स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे टेंशन एरियाज बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। जो सेंटर और स्टेट है, उन दोनों के बीच में टेंशन वाले एरियाज कौन कौन से हैं, जहाँ पर उन दोनों के बीच में मतभेद होता है। So the relationship between the central and state governments in India is defined by the Constitution। सबसे पहली बात कि जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है भारत में, उनका जो रिलेशनशिप है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी डिफाइन किया जा चुका है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है फेडरल स्ट्रक्चर विद अ स्ट्रॉन्ग यूनिटरी बायस। सो स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपको समझनी होगी कि फेडरल स्ट्रक्चर विद अ स्ट्रॉन्ग यूनिटरी बायस का क्या मतलब है। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो हमारी सरकार है, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि जो आपका फेडरल होता है, फेडरल का मतलब है आपके पास दो स्तर पे सरकारें हैं। पहली जो सरकार है वो है आपकी यूनियन गवर्नमेंट और दूसरी है आपकी स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ पर जो एक लाइन लिखी हुई है वो क्या है कि फेडरल तो है ही, पर यूनिटरी बायस है। यूनिटरी बायस का मतलब क्या होता है, यानी कि जो यूनियन है, ठीक है, जो दो लेवल्स हैं उसमें जो पहला यूनियन है आपका, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके पास थोड़ी सी जो पावर्स हैं वो स्टेट से ज़्यादा हैं। इस वजह से कहा जाता है कि भारत के अंदर जो स्ट्रक्चर है सरकार का वो कैसा है, फेडरल स्ट्रक्चर विद अ स्ट्रॉन्ग यूनिटरी बायस, यानी कि एक मजबूत एकात्मक पक्षपात उसमें होता है। संघीय अब डिस्पाइट दिस फ्रेमवर्क सेवरल एरियाज ऑफन क्रिएट टेंशंस। इस फ्रेमवर्क के बावजूद भी क्या होता है, इनके बीच में टकराव और तनाव जो है वो जारी रहता है।
सो भारतीय संविधान द्वारा परिभाषित केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच संबंध एक संघीय ढांचे को स्थापित करता है जिसमें एक मजबूत एकात्मक पक्षपात होता है। इस ढांचे के बावजूद कई क्षेत्र अक्सर केंद्र और राज्य के बीच तनाव पैदा करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम कुछ की टेंशन एरियाज़ की बात करेंगे जो कि इन दोनों के बीच में चलती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव पावर्स की। जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, इसका क्या मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने 3 लिस्ट बना रखी हैं। सब्जेक्ट्स जो हैं वो 3 लिस्ट में बटे हुए हैं, यानी कि 3 लिस्ट कौन कौन सी हैं? जो आपकी पहली लिस्ट है वो है यूनियन लिस्ट, दूसरी लिस्ट है आपकी स्टेट लिस्ट और तीसरी लिस्ट है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? संघीय सूची कहते हैं, संघ सूची, ठीक है। इसे कहते हैं राज्य सूची और इसे क्या कहते हैं? समवर्ती सूची। तो अब यहाँ पर बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि पहली चीज़ तो जो यूनियन वाली सूची है, संघ सूची है, इसके अंदर जो विषय आते हैं, जो भी चीज़ें इसमें आती हैं वो स्टेट से ज़्यादा हैं। स्टेट में जो विषय आते हैं वो क्या हैं? कम हैं। और कॉन्करेंट लिस्ट पे जो कानून है वो आपकी स्टेट भी बना सकती है और आपकी यूनियन भी बना सकती है। लेकिन अगर मान लो कि कॉन्करेंट लिस्ट का कोई मुद्दा था जिस पर कानून स्टेट ने बना दिया, लेकिन जो यूनियन है उसे स्टेट का कानून पसंद नहीं आया, तो यहाँ पे जो यूनियन है वो जो कानून बनाएगी वो स्टेट के कानून से ऊंचा माना जाएगा। तो यहाँ पर लेजिस्लेटिव पावर्स के अंदर भी हम यही बात करते हैं कि विधायी शक्तियों में टेंशन इसलिए आती है क्योंकि कभी कभी कॉन्करेंट लिस्ट के मुद्दों पे क्या होता है? उनके बीच में तनाव हो जाता है। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स इज़ अ फ्रीक्वेंट सोर्स ऑफ टेंशन। द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट सब्जेक्ट अंडर द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट and the concurrent list. Disputes arise when both the center and state legislate on the subjects in the concurrent list or when the center enacts laws on state list subjects under certain circumstances. So students, जो कब आपका डिस्प्यूट अराइज होता है? जब सेंटर और स्टेट लेजिस्लेट करते हैं उन सब्जेक्ट्स पे जो सब्जेक्ट्स आपके कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। सो विधायी शक्तियों का वितरण तनाव का एक सामान्य स्रोत है। संविधान संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों को सूचीबद्ध करता है। विवाद कब उत्पन्न होता है? जब केंद्र और राज्य दोनों के दोनों ही समवर्ती सूची के विषयों पे कानून बनाते हैं या जब केंद्र कुछ परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना देता है। तो यहाँ पर क्या होता है? उनके बीच में तनाव शुरू हो जाता है। फिर हम बात करेंगे इनके फाइनेंशियल रिलेशंस की। फाइनेंशियल रिलेशंस ऑफन लीड टू डिस्प्यूट्स पर्टिकुलरली रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस, सेंट्रल टैक्सेस एंड ग्रांट्स। स्टेट्स ऑफन फील दैट दे डू नॉट रिसीव एन इक्विटेबल शेयर ऑफ सेंट्रल रिवेन्यू। जो स्टेट्स हैं वो क्या कहते हैं कि भाई हमें तो रिवेन्यू मिलता ही नहीं है, हमें तो कोई ग्रांट मिलते ही नहीं हैं, और वो चाहते हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फिस्कल ऑटोनमी मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें स्वायत्ता दी जाए। तो वित्तीय संबंध अक्सर विवादों को जन्म देते हैं, विशेष रूप से केंद्रीय करों और अनुदानों के वितरण के संबंध में। राज्यों को अक्सर लगता है कि उन्हें केंद्रीय राजस्व और अनुदानों का उचित हिस्सा नहीं मिलता, जिससे कि वो क्या कहते हैं कि उन्हें अधिक वित्तीय स्वायत्ता चाहिए। फिर हम बात करेंगे गवर्नर के रोल की कि जो गवर्नर है उसका क्या रोल होता है। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे आपके जितने भी स्टेट्स होते हैं उनका क्या होता है? एक गवर्नर होता है। सो जो गवर्नर है वो उस पार्टी का नहीं होता जिस पार्टी की जो सरकार है उस स्टेट में है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आपके दिल्ली में है तो जो गवर्नर है वो इस पार्टी का नहीं होगा। गवर्नर किसी भी पार्टी का नहीं होता। जैसे कि प्रेसिडेंट जो होता है वो भी पार्टी से स्वतंत्र होता है, वैसे ही गवर्नर भी स्वतंत्र होता है। जो गवर्नर है वो किसके अंडर काम करता है? जो गवर्नर है वो काम करता है मोस्टली आपके
प्रेसिडेंट के कहने पे, और गवर्नर की जो पावर्स हैं यानी कि गवर्नर की जो शक्तियां हैं वो किसके इक्वल है? कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट के इक्वल नहीं, प्रेसिडेंट की तरह है। ठीक है, प्रेसिडेंट की तरह आप उन्हें समझ सकते हो। सो जब अब मान लो कि गवर्नर है दिल्ली के अंदर, अब जो केजरीवाल है, अगर केजरीवाल ने कोई कानून बनाया, ठीक है, या केजरीवाल जो है वो संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रहा है, तो गवर्नर जो है उसका उस पर क्या रखेगा? एक तरह की निगरानी रखेगा कि राज्य के अंदर जो सारे काम हैं वो संविधान के अनुरूप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सो द गवर्नर्स रोल एज द सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, क्या है गवर्नर? केंद्रीय सरकार का रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो केंद्रीय सरकार का, जैसे आप कहते हैं ना, चेला टाइप का। सो इंस्टेंसेस ऑफ गवर्नर्स एक्टिंग अगेंस्ट द विशेस ऑफ स्टेट, जो गवर्नर है वो किसके खिलाफ काम करता है? इंस्टेंसेस ऑफ गवर्नर्स एक्टिंग अगेंस्ट द विशेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और डिसॉल्विंग स्टेट असेंबलीज हैव लीड टू एक्विजिशन ऑफ बायस एंड अनड्यू सेंट्रल इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे जो गवर्नर है कहीं ना कहीं वो क्या करता है? सेंटर का इंटरफेरेंस लेकर आता है। सो राज्यों में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल की जो भूमिका है वह कैसी है? विवादास्पद है। राज्यपालों द्वारा राज्य सरकार की इच्छाओं के खिलाफ कार्य करने या राज्य विधानसभाओं को भंग करने की घटनाएं जो हैं, पक्षपात वो करता है, ऐसे आरोप उसके ऊपर लगाए जाते हैं, क्योंकि वो क्या होता है? गवर्नर रिप्रेजेंटेटिव होता है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब हम बात करेंगे कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस की जिन पे स्टेट और सेंटर दोनों का टकराव होता है। सो द यूज़ ऑफ एमरजेंसी प्रोविजंस, एमरजेंसी जो है वो हमारे आर्टिकल 352, 356 और 360 के अंदर दी गई है। द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356 इन पर्टिकुलर हैज़ बीन कॉन्ट्रोवर्शियल। प्रेसिडेंट का जो रूल है वो आर्टिकल 356 के तहत लगाया जा सकता है। कब लगाया जा सकता है? जब जो स्टेट्स के नेता हैं वो अपनी पावर्स का क्या करते हैं? मिसयूज़ करते हैं, तो उस स्टेट में क्या लग जाता है? प्रेसिडेंट का शासन लग जाता है, प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, जिससे कि जो स्टेट है उसकी सारी की सारी जो पावर्स हैं वो चली जाती हैं प्रेसिडेंट के पास। अल्टीमेटली आप कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी पावर्स को छीन लेता है। तो इस वजह से जो स्टेट्स हैं वो क्या करते हैं? टेंशन में आ जाते हैं, ये उनका टेंशन एरिया है। सो अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत आपातकालीन प्रावधानों का उपयोग महत्वपूर्ण तनाव पैदा कर सकता है। विशेष रूप से अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर विवाद रहा है। राज्यों ने केंद्र द्वारा विपक्षी दलों द्वारा संचालित राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के लिए इस शक्ति के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। अब हम बात करेंगे लैंग्वेज एंड कल्चरल इश्यूज़ की। जो स्टेट्स हैं वो हमेशा लड़ते रहते हैं अपनी भाषा को प्रमोट करने के लिए। वो हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज ना मानते हुए हिंदी को सपोर्ट नहीं करते। ये चीज़ तो आपको बहुत पुराने समय से भी पता होगी, जब से देश आज़ाद हुआ तब से ही ये चला आ रहा है। सो कल्चरल पॉलिसीज परसीव्ड एज फेवरिंग वन रीजन और कम्युनिटी ओवर अदर्स कैन ऑल्सो क्रिएट डिस्कॉर्ड। सो भाषा नीतियाँ और हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में बढ़ावा देना विशेष रूप से गैर हिंदी भाषी राज्यों में ऐतिहासिक रूप से तनाव का कारण रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप तमिलनाडु में जाके ये कह दो कि भाई हिंदी जो है ना वो तो हमारी भाषा है, हमें हिंदी प्रमोट करनी है, तो वो क्यों मानेंगे आपकी बात? सारे स्टेट्स क्या करते हैं? अपनी अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहते हैं। स्पेशली जो साउथ इंडिया है वहाँ पे वो लोग हिंदी को सपोर्ट नहीं करते, नॉर्थ इंडिया में हिंदी को सपोर्ट किया जाता है। तो अब नॉर्थ इंडिया में तमिलनाडु वाले आके ये तो नहीं कह सकते ना कि यहाँ पे भाई तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बना लो। तो ये सारे जो इश्यूज़ हैं लैंग्वेज के और कल्चर के जो इश्यूज़ हैं ये तो चलते ही रहते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो पे कमेंट करके बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा है। इसके अलावा चाहे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं फिर भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो आपके पास जो MA पॉलिटिकल साइंस में वेरियस सब्जेक्ट्स होंगे उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स और उनकी प्रिपरेशन हम इस चैनल पे करेंगे। सो स्टूडेंट्स, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।